Good evening to all of you, dear students. Today we are going to discuss a very important topic of BSc second semester. The topic is transformer and their details. In this topic, we will study about the both type of the transformer and their working principles, their advantage, and what is the uses of applications of the transformer. Also, we will see in this uh, topic. So चलिए हम चलते हैं ट्रांसफार्मर के डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर क्या है? जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को क्या करती है, या तो इंक्रीज करके देती है या तो हमें डिक्रीज करके देती है। सो ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच द एम्पलीट्यूड ऑफ एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ये क्या करती है, काम करती है, जिसमें से मेन हमारा होता है कि जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है उस म्यूचुअल इंडक्शन पर ये काम करती है। तो ट्रांसफार्मर को सिर्फ इतना ही नहीं कह सकते, एक्चुअली ट्रांसफार्मर धारा की प्रबलता को बढ़ाती है और घटाती भी है। तो जब कभी भी वो वोल्टेज की प्रबलता को बढ़ाए तो समझ जाए कि वो धारा की प्रबलता को घटाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो वोल्टेज उत्पन्न होता है या इसमें जो ईएमएफ जनरेट होता है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, अतः इसकी दिशा धारा की दिशा के विपरीत होती है। सो काइंड्स ऑफ ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। वन इज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड सेकंड इज द स्टेप डाउन, जिसे एक को हम अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, स्टेप डाउन को, और इसे उच्चाई ट्रांसफार्मर। अकॉर्डिंग टू देयर नेम, स्टेप अप ट्रांसफार्मर मीन्स ऐसा ट्रांसफार्मर जो हमें वोल्टेज को हमेशा क्या करते देगा, अप करके देगा, बढ़ा कर देगा, उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। इफ यू गो फॉर द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, देन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मीन्स ऐसा ट्रांसफार्मर जो हमें किसको डाउन करके देगा, वोल्टेज को या प्रत्यावर्ती ईएमएफ को कम करके देगा, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। चलिए उनके फिगर्स पर आते हैं। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है और राइट तरफ जो आपको दिख रहा है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। किसी भी ट्रांसफार्मर को पहचानने के लिए ये स्टेप अप है या स्टेप डाउन, सबसे मुख्य चीज होती है उसकी कॉइल, उसकी कुंडली। एक्चुअली ट्रांसफार्मर में तीन भाग होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है प्राइमरी कॉइल का पार्ट, दूसरा होता है सेकेंडरी कॉइल और तीसरा होता है लेमिनेटेड कोर यानी कि पटलित क्रोड। ये जो कॉइल आप देख रहे हैं कि जब कभी भी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स अगर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा होंगे तो समझ जाइए कि वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ओके, ये इसे आइडेंटिफाई करना। यदि नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है प्राइमरी कॉइल में तो उस कंडीशन में समझ जाइए कि वो कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। चलिए इसके कंस्ट्रक्शन को देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। Construction. So there are three main part of the transformer. First one is the laminated core, second primary coil और third secondary coil. ये तीन हिस्से इसके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पटलित क्रोड। पटलित क्रोड वास्तव में नर्म लोहे का बना होता है, सॉफ्ट आयरन का बना होता है, क्योंकि ये जल्दी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है और इसे आयताकार पत्तियों के रूप में बनाया जाता है। ये आयताकार पत्तियां एक दूसरे के साथ चिपकाई जाती है वार्निश की तह देकर। आप देख रहे होंगे ये जो आयताकार पत्तियां हैं वो चिपकाई जाती है वार्निश की तह देकर, इसे ही हम लेमिनेटेड कोर कहते हैं। लेमिनेटेड कोर लगाने का कारण है कि जो हीट एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो वेस्ट होती है उससे इसे बचाया जा सके कुछ हद तक। नेक्स्ट है प्राइमरी कॉइल। आप देख रहे हैं इस रेक्टेंगुलर पार्ट में जो फर्स्ट वाला पार्ट दिख रहा है उसमें कुछ थिक वायर्स आपको दिख रहे हैं, है ना, मोटे तार के फेरे लगे हुए हैं जो कि प्राइमरी कॉइल है। ये एग्जांपल हमने लिया है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। तो ये कौन सा कॉइल है आपका, प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल वह कॉइल होती है जिसमें हम इनपुट एसी करंट देते हैं, इनपुट एसी वोल्टेज हम देते हैं। ये इनपुट एसी आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल वह कॉइल होती है जो रेक्टेंगल पार्ट दूसरे पार्ट में लगी हुई रहती है, जिसमें से हम आउटपुट को ग्रहण करते हैं। इसका मतलब निर्गत सिग्नल हम प्राप्त करते हैं कि वोल्टेज बढ़कर मिला या वोल्टेज घटकर मिला। यहाँ तक आपको पूरी बातें समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट था। कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट के बाद हम चलेंगे, सिंबल देख लेते हैं इसका। ये जनरली देखिए सिंबल, जब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, तो डेफिनेटली ये स्टेप अप होगा। जनरली हम द्वितीय कुंडली से देखते हैं, तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन फ्रॉम नंबर ऑफ टर्न्स फ्रॉम प्राइमरी कॉइल। दैट मीन्स
ट्रांसफार्मर, कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एंड व्हेन द नंबर ऑफ coil turns in primary coil is greater than from secondary coil, that means the step down transformer। okay, हम जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, प्रिंसिपल जो होता है वो जनरली काम करता है आपके म्यूचुअल इंडक्शन पे, यानी कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो था उसी के बेस पे काम करता है। आपको ध्यान होगा कि म्यूचुअल इंडक्शन जो है, म्यूचुअल इंडक्शन की जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जब कभी भी एक कॉइल में हम क्या करते हैं, करंट के फ्लो में चेंजेस करते हैं, तो जो नाइबरिंग कॉइल होती है उस नाइबरिंग कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, क्योंकि इसके फ्लक्स में क्या मिलता है हमें, चेंजेस, जिससे इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है। सेम प्रिंसिपल आपका होता है ट्रांसफार्मर का, कि ट्रांसफार्मर जो है वो किस पर डिपेंड करता है, किस प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ये डिपेंड करता है। तो सिंस से हमें चेंज करना होता है फ्लक्स को, तो इसलिए हम यहाँ पर जो करंट ले रहे हैं सिंस वो एसी है, जब इस एसी करंट को हम किसी ट्रांसफार्मर के इनपुट सिग्नल से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, यहाँ से अगर इनपुट देते हैं तो डेफिनेटली कि जो उसके नाइबरिंग कॉइल होती है, यानी कि जो आउटपुट वाला पार्ट, जो सेकेंडरी कॉइल वाला पार्ट होता है, उसके फ्लक्स में चेंजेस होता है, जिससे उसमें एक ईएमएफ क्या होता है, जनरेट होता है ना। और अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ, ये जो ईएमएफ होता है वो इक्वल होता है एन माइनस ऑफ एन डी फाई बाई डी टी। हमने ये पढ़ा है पहले भी, फैराडे का सेकेंड लॉ जब हम पढ़ते थे तो हम पढ़ते थे कि ये ईएमएफ जो होता है वो माइनस ऑफ एन डी फाई बाई डी टी पे डिपेंड करता है। सो अगर टर्न्स है तो हमने एन लिया हुआ है। अगर हम प्राइमरी के लिए लें इसे, तो ई पी इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं कि माइनस एन पी डी फाई बाई डी टी। ये हमारा प्राइमरी कॉइल के लिए ऐसा हो सकता है, हम लिख सकते हैं ऐसा, है ना। अगर हम सेकेंडरी कॉइल पर जाते हैं तो वो ई पी ना होके क्या हो जाएगा, सेकेंडरी फॉर एस, ई एस इक्वल टू माइनस ऑफ एन एस अपॉन इंटू डी फाई बाई डी टी। ये हम सेकेंडरी कॉइल के लिए लिख सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि अगर हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दें तो हमें ई एस अपॉन ई पी की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी एन एस अपॉन एन पी, एन एस अपॉन ये वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अब आप देख सकते हैं कि जिसके लिए नंबर्स ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, जैसे सेकेंडरी कॉइल में नंबर्स ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो डेफिनेटली हमें आउटपुट सेकेंडरी ईएमएफ जो होगा वो ज़्यादा मिलेगा। सो ये किसके लिए होगा, स्टेप अप के लिए होगा। और अगर प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा है तो डेफिनेटली हमें प्राइमरी कॉइल में मिलेगा, यानी कि हमें इनपुट वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा जो कि हमें नहीं चाहिए, तो स्टेप डाउन हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि करंट के फॉर्म में इसको फाइंड आउट करना चाहें तो हम जानते हैं कि जितनी भी एनर्जी हम देंगे, जितना भी ये करंट के फॉर्म में एनर्जी देंगे, उतनी लगभग हमें आउटपुट में मिलेगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इनपुट पावर जो होगा, है ना, जो इनपुट पावर होगा वो आउटपुट पावर के बराबर होगा। देन इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। तो पावर का फॉर्मूला करंट और वोल्टेज के फॉर्म में हमने क्लास 12 वगैरह में भी पढ़ा है कि V इंटू आई होता है। तो V यहाँ पर V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, E है, क्योंकि EMF E से शो हो रहा है। तो प्राइमरी के लिए EP और IP हम ले सकते हैं, है ना, और सेकेंडरी कॉइल के लिए हम ले सकते हैं इसे ES, यानी कि आउटपुट के लिए, और IS ले सकते हैं। यहाँ से हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि ES अपॉन EP अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, भाई ES अपॉन EP की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो वो आपके इक्विवेलेंट आएगी IP अपॉन IS, जस्ट अपोजिट। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि करंट और वोल्टेज जस्ट अपोजिट है, क्योंकि इंड्यूस की बात हो रही है इसलिए जस्ट अपोजिट है ना। तो अब ये जो इक्वेशन है उसमें ई एस अपॉन ई पी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, उसी ई एस अपॉन ई पी को आई पी अपॉन आई एस भी हम लिख सकते हैं। सो हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे, ई एस अपॉन ई पी, अगर हम दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम सेम करके लिखते हैं, अगर मिलाकर लिखते हैं तो ई एस अपॉन ई पी इक्वल टू हमारे पास मिलेगा एन एस अपॉन एन पी, ये वैल्यू मिलेगी, इक्वल टू हमें मिलेगा आई पी अपॉन आई एस, आई पी अपॉन आई एस, ये वैल्यू मिलेगी। इस पूरे रेशियो को हम एक कांस्टेंट एज्यूम करते हैं जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं या परिणमन गुणांक कहते हैं, है ना, जिसके आधार पर हम पहचानते हैं कि कौन सा ट्रांसफार्मर स्टेप अप है और कौन सा स्टेप डाउन। अब सिंस हम जानते हैं कि फॉर एन एस इज ग्रेटर देन अगर एन पी है, यानी कि हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर ले रहे हैं,
तो उस कंडीशन में सिंपली सी बात है कि ई एस ग्रेटर देन होगा, मतलब आउटपुट वोल्टेज हमें ज़्यादा मिलेगा, बट आउटपुट वोल्टेज इनपुट करंट ज़्यादा मिलेगी, यानी कि आउटपुट करंट जो होगी वो क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो सीधी सी बात है, एन एस ग्रेटर देन एन पी होगा तो आर ग्रेटर देन क्या होगा, 1। सो फॉर आर इज ग्रेटर देन 1, जो ट्रांसफार्मर होगा वो क्या होगा, डेफिनेटली वोल्टेज को बढ़ाने वाला ट्रांसफर होगा। मतलब हम लिख सकते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा जब आर इज ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। और जब आर लेस देन 1 होगा तो जो ट्रांसफार्मर होगा वो क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। तो कौन सा ट्रांसफार्मर स्टेप अप है, कौन सा ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है, ये हम आर इज ग्रेटर देन और लेस देन से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज की प्रबलता को बढ़ाता है वो धारा की प्रबलता को कम करता है, और जो वोल्टेज की प्रबलता को कम करता है वो धारा की प्रबलता को बढ़ाता है। तो ये इसका पूरा प्रिंसिपल था। आगे हम बढ़ते हैं, क्या क्या लॉसेस होते हैं, एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर, इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि इस पर जो लॉस होता है वो होता है कॉपर लॉस, जिसे हम कहते हैं कि ताम्र ह्रास भी कहते हैं या कॉपर लॉस कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा का कुछ भाग उसके तार में ऊष्मा के रूप में क्या होता है, संचित, या हम कह सकते हैं ऊष्मा के रूप में व्यय व्यय हो जाता है। क्योंकि हमें मालूम है कि जब करंट फ्लो करते हैं वायर पे तो वो वायर हीटेड अप हो जाता है। तो ये जो होता है वो आपका होता है कॉपर लॉस। इसे कम करने के लिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली का तार हम क्या लेते हैं, मोटा लेते हैं, है ना। और द्वितीय कुंडली, अपचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली का तार हम क्या लेते हैं, मोटा। मोटा लेने से जनरल सी बात है कि रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मोटा लेने से रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो आपका कम हो जाएगा, क्योंकि एरिया बढ़ेगा, है ना। तो उस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। उसके बाद हिस्टेरिसिस लॉस, या जिसे हम कहते हैं शैथिल्य हानि। ऊर्जा का कुछ भाग लोहे के क्रोड को बार बार चुंबकित और विचुंबकित करने में ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। तो इसे ही हम शैथिल्य हानि या हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। इसे कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का जो क्रोड हमने बताया स्टार्टिंग में ही कि आप सॉफ्ट आयरन यूज़ कीजिए तो बेहतर होगा, है ना, क्योंकि सॉफ्ट आयरन जल्दी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है। उसके बाद हम पहुंचते हैं किस पर, आपका आयरन लॉस। आयरन लॉस जो होता है उसमें ऊर्जा का कुछ भाग क्रोड में जो एडी करंट्स निकलती है, भंवर धारा है, उससे कारण उष्मा के रूप में बह जाता है ना। इसे कम करने के लिए ही हमने जो यहाँ पर क्रोड लिया है, जो कोड लिया है वो लेमिनेटेड लिया है। ओके, फिर आता है लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स क्षरण में क्या होता है कि ऊर्जा का कुछ भाग चुंबकीय फ्लक्स के क्षरण होने के कारण, है ना, ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। अर्थात प्राथमिक कुंडली का फ्लक्स पूर्ण रूप से द्वितीय कुंडली से संबंध न होने के कारण ऐसा होता है ना। तो इसे कम करने के लिए क्रोड नर्म लोहे के बंद फ्रेम के रूप में लेते हैं हम। अगर वो खुले फ्रेम में होता तो और ज्यादा लॉस होता, इसलिए बंद फ्रेम में लेते हैं, है ना। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जनरली जो भी चीजें हो रही है वो हीटेड अप, यानी कि ऊष्मा के रूप में इसकी एनर्जी जो होती है वो लॉस होती है। चलिए नेक्स्ट, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। इफिशियंसी ऑफ एनी मशीन इज डिफाइंड बाय द आउटपुट पावर अपॉन इनपुट। हमें मालूम है कि किसी भी मशीन की दक्षता की जब आप बात करते हैं तो आपने क्या आउटपुट दिया और क्या इनपुट दिया और क्या आउटपुट पाया, उसी से आप उसकी दक्षता का कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ भी वही होगा कि आउटपुट पावर ऑफ ट्रांसफार्मर अपॉन इनपुट पावर ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो जो भी आपको आउटपुट मिल रहा है स्टेप अप में, जैसे ई एस आप निकालेंगे और आई एस आप लिख सकते हैं कि अगर हम निकालें आउटपुट पावर तो ई एस इंटू आई एस होगा आपका आउटपुट पावर, और ई पी स्टेप अप के लिए ई पी अपॉन आई पी जो होगा वो आपका होगा इनपुट पावर। तो ये हम ईटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी भी किसी भी ट्रांसफार्मर या किसी भी मशीन की जो दक्षता होती है, एफिशिएंसी होती है, वो 100% नहीं होती, यानी कि 1 के इक्वल नहीं होती, क्योंकि ऊर्जा का का कहीं कहीं ना कहीं क्षय होता है व्यवहार में, है ना। ऊर्जा को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की दक्षता लगभग 90% तक की जा सकती है, बनाई जा सकती है, पर 100% कभी भी नहीं। यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का उपयोग पावर ट्रांसमिशन में किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट कि पावर को एक जगह से, जहाँ से बिजली बनती है वहां से लेकर हमारे घर तक पहुंचने के लिए विभिन्न प्रकार के ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। वो तारों को बचाने के लिए हो या वोल्टेज को क्या करने के लिए हो, कम करने के लिए, जो कि 220 वोल्ट या 440 वोल्ट तक पहुंचाने के लिए हमारे घर तक पहुंचाने में इसका उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, लगभग जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप देखेंगे, चाहे मिक्सर ग्राइंडर हो, चाहे वो पंखे हो, चाहे वो चार्जर हो, सभी में आपके ट्रांसफार्मर का यूज होता है। टीवी हो, वायरलेस सेट हो जिसमें हाई ट्रांसफार्मर का यूज होता है, नाइट लैंप जिसमें हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, वेल्डिंग वर्क वगैरह में हाई ट्रांसफार्मर का यूज होता है, एक्सरे ट्यूब वगैरह में स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज होता है। ये सभी ट्रांसफार्मर के
बहुत अधिक उपयोग है। ये तो एक छोटा सा सार जो है वो मैंने यहाँ पर बताया। तो आई थिंक जो ट्रांसफार्मर का टॉपिक है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अ, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ट्रांसफार्मर पूरा समझ गए होंगे और बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।